Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Anju and in this video we are going to discuss about law paper. In this video we are going to discuss three things about law exam. First, how I got exemption in law exam. Second, I will share my answer key with you all. Third, how to revise the whole syllabus in 1.5 days. So let's get started without further any delay. तो फ्रेंड्स, ये है मेरे लॉ का पेपर और इसमें मुझे मिले थे 70 में से 36.5 मार्क्स और MCQ के मार्क्स मैं आपको बाद में बताऊँगी। और टोटल मुझे एग्जामिशन मिला था 61 मार्क्स का। तो ये देखिए यहाँ पर पहले अपना आंसर की देख लेते हैं, फिर अपने बाद में सब डिस्कस करेंगे। तो ये ओल्ड कोर्स है, जो अभी न्यू है उस हिसाब से नहीं है, ये ओल्ड कोर्स के हिसाब से। पर आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कैसे आंसर प्रेजेंट करना चाहिए, व्हाट आई वांट एग्जैक्टली इन आवर देयर आंसर। तो ये देखिए, तो मुझे ना सबसे पहले पार्ट 5 का ए से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि वो आंसर मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता था। तो ये देखिए, और है ना, आपको सब ऐसे प्रोविज़न लिखना है, फिर प्रोविज़न को एक्सप्लेन करना है, फिर आपको फैक्ट ऑफ द केस लिखना है, फिर एट द लास्ट अपने को कंक्लूजन लिखना है। तो ऐसे ही मैंने अपने आंसर को प्रेजेंट किया और यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है, उसके आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स जरूर मिल जाते हैं। आपने प्रोविज़न लिख दिया, देखिए यहाँ पर है ना, मैंने सब अंडरलाइन किया है। 50 मेम्बर्स विद इन 60 डेज़ रिफंडेड 15 डेज़। तो ये सब आपको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, तभी ऐसे को ऐसा लगेगा कि हाँ, बच्चे कुछ पढ़ के आए हैं और वो आंसर में सब चीज़ दिखा रहे हैं। फिर ये देखिए यहाँ पर आंसर का, फिर ये एंड ऑफ द पार्ट है ये। तो फिर मुझे ये 5 में से इसमें 4.5 मिले। नेक्स्ट फिर मैंने 5th का बी स्टार्ट किया था, उसमें दी क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर था। फिर इसमें जो पेनल्टीज़ थी वो मैंने हाईलाइट की थी यहाँ पर, और स्टेप मार्किंग से हिसाब से मार्क्स भी मिले थे। फिर ये सेकंड क्वेश्चन था। आपको ऐसे लिखना बहुत ज़रूरी है कि एज़ पर प्रोविज़न, और फिर जैसे मॉडल में जैसे प्रेजेंट किया होता है ना प्रोविज़न का, वैसे आपको एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ पर ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए, फिर यहाँ लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है अपने को कि एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या था। तो ये 5th का सी है, जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में से आया था। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। तो ये आपको है ना, इसके तो मैंने स्पेशली नोट्स बनाए थे अपने खुद के, तो वही मैंने लिखे थे। आपको ये वाले चैप्टर में ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस 4-5 पॉइंट्स याद रहने ज़रूरी है, इसका मतलब ही आपको याद होना चाहिए। आप अपने नोट्स बना के एग्ज़ाम में लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट ये 5th का डी है, सब एजेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, इसमें सब एक्सप्लेन किया था मैंने। तो इसमें से मुझे ये टोटल हो गया। ये मेरा थोड़ा आंसर थोड़ा डाउन लग रहा है मुझे, इसमें मुझे 5th के डी में 1.5 मिला। फिर मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं था जो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। ओवरऑल आप देख सकते हैं। फिर ये 2 का, फिर मैंने 2A स्टार्ट किया था, जो कि मुझे मतलब जो बेस्ट 3 क्वेश्चन थे ना वो पहले मैंने किए थे। और आप ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन ही करना, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो पार्ट वाइज से। तो यहाँ पे ये देखिए कि कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है मीटिंग चैप्टर में से। तो ये देखिए, आपको एकदम खुला फैला के लिखना है, ऐसे बंद के अंदर कुछ नहीं लिखना है। ये देखिए फॉलोइंग पेनल्टीज़, फिर ये पेनल्टीज़ पे मैंने लिख दी और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट की भी लिख दी। तो आपको हो सके तो आप कुछ इम्पॉर्टेंट आंसर की पेनल्टीज़ याद करके जाइए। देन 2 का भी, इसमें एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, फिर जो क्वेश्चन प्रेजेंट किया था उस हिसाब से लिखा है मैंने। इंटरनल ऑडिट,
फिर ये टर्नओवर का क्वेश्चन, फैक्ट ऑफ द केस आप ऐसे लिख सकते हो। फिर है ना, आपको कुछ भी चीज़ हाईलाइट करके दिखानी हो ना, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि कंपनी जनरेटिंग टर्नओवर ऑफ 150 करोड़ एंड होल्ड्स आउटस्टैंडिंग लोन 75 करोड़। फिर भी मैंने नीचे उसको प्रेजेंट किया, तो उनको ऐसे लगना चाहिए कि हाँ मतलब इनको सब आता भी है और ये लोग प्रेजेंट भी कर रहे हैं अच्छी तरीके आंसर। फिर नेक्स्ट ये मेरा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया था इसमें। ये 2 का सी है, ये भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में से है, इफेक्ट ऑफ यूसेज एंड कस्टमर प्रैक्टिस। तो इसमें है ना मैंने अपने नोट्स ही बनाए थे, और वो नोट्स है ना मैंने मैक्सिमम 6 मतलब हर एक टॉपिक में से 6 लाइन 7 लाइन्स है ना मैंने चूज़ कर ली थी, और मैंने वो ही लाइन्स याद की थी, बाकी मैंने कुछ भी लर्न नहीं किया था। और वो मैंने नोट्स बना के उसके नोट्स भी बना लिए थे साइड में, कि सेंटेंस तो प्रेजेंट सेंटेंस के साथ में साइड में नोट्स भी बना लिए थे कि अगर ये आंसर आता है तो मुझे ये 6 पॉइंट्स तो लिख के आने ही हैं। तो उस हिसाब से मैंने ये वाला ये चैप्टर किया था। फिर ये नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो बहुत लेंथी चैप्टर है, इसमें आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके जाओ ना तो बहुत अच्छा रहता है। फिर ये है, आप आंसर के प्रेजेंटेशन देख लीजिए, और यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक भी की थी तो भी कुछ इशू नहीं है, बट आपका प्रेजेंट आंसर अच्छी तरीके से प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट है। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट 1881 का क्वेश्चन है, तो मैंने इसमें फैक्ट ऑफ द केस लिख दिया और लास्ट में कंक्लूजन। तो आपको स्टेप मार्किंग के हिसाब से मार्क्स मिल भी जाते हैं। फिर ये नेक्स्ट है जनरल लॉज का एक्ट का आंसर, तो देखिए इसमें पढ़ लेना आप एक बार, सो दैट यू विल एबल टू। फोर्थ का सी, फिर मैंने लास्ट में फोर्थ का सी स्टार्ट किया था। ये अंडरलाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपको पता है ना, ये डिपॉजिट का क्वेश्चन था, और देखिए जब आप पॉइंट्स उनको जो पॉइंट्स चाहिए ना तो वो आप लिखेंगे, तो आपको देखिए यहाँ पर 3 टिक है और उनको यही पॉइंट चाहिए थे, तो उन्होंने अच्छी तरीके से मार्क्स भी दिए। ये देखिए टोटल मुझे फोर्थ के सी में 3 मार्क्स मिले हैं, और वो 4 मार्क्स का था। तो वो आईसी इंस्टीट्यूट हमेशा फुल मार्क्स नहीं देती है, ये आप सबको पता ही होगा। फिर ये मैंने फोर्थ का डी, जो फोर्थ का डी यहाँ पर देख सकते कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था, तो इसमें मुझे 3.5 मिले। देखते हैं कैसे मिले 3.5। फर्स्ट यहाँ पर प्रोविज़न के साथ में ये मैंने फैक्ट लिखा था, उसका 0.5। फिर ये जो नीचे है चार्जेस वाला, इसका 1। और ये थर्ड का 1, तो ऐसे मुझे यहाँ पर मिले 3.5। फिर एट द लास्ट मैंने ना कंपलसरी क्वेश्चन स्टार्ट किया था, क्योंकि वो मुझे बहुत लेंथी लग रहा था और हार्ड भी लग रहा था, तो उसको मैंने लास्ट में किया था, जैसा मुझे आया वैसा। फिर ये फर्स्ट का डी है। फर्स्ट का बी। फिर ये CSR वाला क्वेश्चन था।
चलिए मैंने फर्स्ट का ए वापस यहाँ पर ट्राई किया था लिखने का, तो फिर मैंने 0.5 टोटल 6.5 लिया। ये हो गया हमारा पेपर एंड। तो यहाँ पर मुझे 36 मिले हैं 1.5 और यहाँ पर 17 है। तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि है ना, हमें ये लॉ के एग्ज़ाम में या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें ये 3 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो है ना, हमें पेपर पे जो हमें 15 मिनट्स मिलते हैं उसके अंदर हमें ना फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन को देखना ही नहीं है और ना ही हमें MCQs को देखना है। हमें है ना डायरेक्टली जंप आउट करना है अपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 के ऊपर, और उसमें से अपने को चूज़ करना है कि हमें कौन से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, 3 या 4 क्वेश्चन जो हमें करने हैं वो हमें सेलेक्ट कर लेना है और उन्हें टिक करके रख देना। और फिर टाइम बच जाता है तो हमें उनमें से पहला कौन सा क्वेश्चन करना है जो अपने को अच्छी तरीके से आता है, तो उसको अपने को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, नॉर्मली वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। नॉर्मली तो ऐसा होता है बट कभी कभी नहीं होता। और जो लास्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, वो 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमें ना पहले फर्स्ट 3 को बेस्ट क्वेश्चंस करने हैं, फिर हमें MCQs को लेना है, फिर हमें वापस जो हमारे 2 क्वेश्चन बाकी रह जाते हैं वो करने हैं। इस हिसाब से आप कर सकते हो। और ये जो 3 क्वेश्चन हमने किए वो बेस्ट 3 क्वेश्चंस, फिर MCQ और फिर लास्ट में 2 क्वेश्चन आपके जो बाकी रहेंगे वो। थर्ड थिंग